हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के सीरीज़ की 14th क्लास है। आज इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश की कृषि को पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि, यदि मैं उन टॉपिकों को नाम लूं जो यूपी ट्रिपल एस सी के फेवरेट हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में यूपी जीके से रिलेटेड, तो उसमें से एक है उत्तर प्रदेश की कृषि। यहाँ से भरपूर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जाते रहेंगे। ये जो वीडियो है ये टोटल 2 पार्ट्स में कवर होगी। ये पार्ट 1 है, इसमें हम उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उसके परिचय को जानेंगे, ठीक है, और उसमें जो प्रमुख होने वाली खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल वगैरह, उन सभी को इसमें कंप्लीट करेंगे। और इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन और उसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। पहले कंप्लीट करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि का परिचय। उत्तर प्रदेश की जो कृषि है और पशुपालन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में कृषि अच्छी खासी हो जाती है, आप सभी जानते हैं, और कृषि अच्छी खासी होती है, इसी के कारण यहाँ का पशुपालन भी काफ़ी बेहतर है। इसी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, ठीक है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की इतनी अच्छी है। यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, इसी के अलावा घाघरा का भी दोआब क्षेत्र है, नदियों का जो तंत्र है वो काफ़ी अच्छा है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण कृषि यहाँ पे अच्छी होती है। और कृषि अच्छी होगी तो पशुपालन तो स्वतः ही अच्छा होगा, क्योंकि पशुपालन कृषि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो कृषि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है? एक अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वन लाइनर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, देश में जितना भी कुल खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है ना, उसका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या जो थी, ठीक है, वो कृषि के क्षेत्र में लगी हुई थी, वो थी 59.3%। 59.3% जो लोग थे वो कृषि के क्षेत्र से संबंधित थे, और 59.3 में से भी जो 29% थे वो कृषक थे, यानी वो किसान लोग थे, और जो 30.3% थे वो थे कृषि के श्रमिक, जो कृषि खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं वो थे 30.3%, और जो किसान थे वो थे 29%। और अगर ओवरऑल की बात करें तो वो थे 59.3%। ये डेटा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। जब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन लगाएंगे तब आप देखेंगे। वर्ष 2021, 22 और 22-23 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जो राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी, उसमें कृषि का योगदान रहा 26 से 28% के बीच, ठीक है। तो 2021-22 और 22-23 के बीच जो जीएसडीपी है, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें कृषि का योगदान कितना था? वो था 26 से 28%। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य में जो सकल सिंचित क्षेत्र है, जो सकल सिंचित क्षेत्र है यानी पूरा क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई होती है भूमि की, अगर मैं उसके टोटल की बात करूँ तो वो था 230 लाख हेक्टेयर। 230 लाख हेक्टेयर। इसके अलावा ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करूं तो वो था 161 लाख हेक्टेयर, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र था 139.4 हेक्टेयर, ठीक है। ये हेक्टेयर लिखा हुआ है, ये हेक्टेयर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग देश का 21% खाद्यान्न, यानी टोटल जितना भी देश में खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उसका 21% कहाँ पे हो रहा है? वो उत्तर प्रदेश में होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पूरे देश में क्या है? नंबर 1 है, ठीक है, 21% खाद्यान्न उत्पादन के साथ। और 10.8 फलों का उत्पादन होता है, और 15.4 सब्जियों का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर मैं निर्यात की बात करूं कि जो कृषि से निर्यात होता है यहाँ से कृषि उत्पादन का, उसमें गुजरात जो है वो पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका स्थान है तीसरा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर निर्यात की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है। ये डेटा है 2023-24 के अनुसार।
ये जितने भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है सब लेटेस्ट है, ठीक है। तो पहले पे कौन है, पहले भी ध्यान रखना है, पहले पे है गुजरात, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है हमारा उत्तर प्रदेश कृषि के निर्यात में, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें किसानों को डायरेक्ट सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में डीबीटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य था, देश का पहला राज्य था जिसने किसानों को लाभ पहुंचाया है डीबीटी की सहायता से या डीबीटी के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश खाद्यान्न है, जैसे गेहूं हो गया, गन्ना, दूध, शहद, आलू, तरबूज, खरबूज, मटर, अमरूद और मशरूम, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना है। किस किस के में, खाद्यान्न जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, इसके अलावा गन्ना उत्पादन में प्रथम है, दूध, शहद, आलू, तरबूज, खरबूज, मटर, अमरूद और मशरूम, इन सभी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में जोतों का विभाजन, जो राज्य में खेत है, ठीक है, जोत मतलब जो राज्य में किसानों के पास भूमि है उसका जो विभाजन किया गया है, तो सरकार जो है जनगणना के लिए इसका विभाजन करती है, तो सरकार भूमि जोत को कुल 5 श्रेणियों में विभाजित करती है। पहला है सीमांत, लघु, ठीक है, अर्ध मध्यम, मध्यम और इसके अलावा है ये वृद्ध, ये अलग है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और मध्यम है चौथा और वृद्ध है यानी बड़ा 5वां, ठीक है। तो सीमांत किसान कौन होते हैं, आप इसको किसान ही देखना, सीमांत है ना, ये किसान को रेफर कर रहा है। सीमांत कौन होता है, सीमांत किसान वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो सीमांत किसान कौन होता है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको सीमांत किसान बोलते हैं, और जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है उसको लघु किसान बोलते हैं, जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है उसको अर्ध मध्यम किसान बोलते हैं, जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है उसको मध्यम किसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यम किसान बोलते हैं, और जिसके पास 10 से ज़्यादा हेक्टेयर की भूमि होती है उसको बोलते हैं वृद्ध किसान। तो ये ध्यान रखना है, सीमांत किसान क्या होगा, 1 से हेक्टेयर से कम भूमि होगी उसके पास, किसके, सीमांत किसान के। सीमांत के बाद आता है लघु किसान के पास 1 से 2 के बीच होगी, अर्ध मध्यम के पास 2 से 4 के बीच होगी, मध्यम के पास 4 से 10 और वृद्ध के पास 10 से अधिक होगी। नेक्स्ट है राज्य में जोतों के आंकड़े प्रतिशत में, यदि जितने भी खेत हैं, जितनी भी ज़मीन है, अगर उनको मैं प्रतिशत में बांटने की बात करूं तो कुल ज़मीन का जो 80% हिस्सा है वो है सीमांत किसानों के पास। किसके पास है, सीमांत किसानों के पास है कुल ज़मीन का 80.18% हिस्सा, ठीक है। अगर मैं लघु किसानों की बात करता हूँ तो उनके पास है 12.63, ये परसेंट में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अर्ध मध्यम की बात करूँ तो उनके पास है 5.51%, मध्यम की बात करूँ तो 1.58% और वृद्ध के पास सबसे कम है 0.10%, ठीक है, ये भूमि का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास भूमि कम है, ये वृद्ध किसान है, यानी टोटल उत्तर प्रदेश में वृद्ध किसान कितने हैं, कुल 0.10%, मध्यम किसान कितने हैं 1.58%, अर्ध मध्यम किसान कितने हैं 5.51%, लघु किसान कितने हैं 12.63% और सीमांत किसान जो सबसे छोटे होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 80.18% किसान है सीमांत किसान उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर मैं औसत आकार की बात करूं, ठीक है, कि सीमांत किसान के पास अगर मैं हेक्टेयर में या जो पूरी भूमि है उसका औसत सबको बांट दूं तो किसके पास कितनी भूमि आएगी, ठीक है। अगर मैं सीमांत किसान के बात करूं तो हेक्टेयर में अगर आकार की बात करूं तो उसके पास भूमि आएगी 0.38 हेक्टेयर, 0.38 हेक्टेयर। अगर लघु किसान की बात करते हैं तो उसके पास आएगी 1.39 हेक्टेयर। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रतिशत में नहीं पूछा गया है लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखने हैं। तो सीमांत किसान के पास है 0.38 हेक्टेयर, लघु किसान के पास है 1.39 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम किसान की बात करते हैं उसके पास है 2.71 हेक्टेयर भूमि, मध्यम किसान की बात करते हैं 5.51, ठीक है, हेक्टेयर, और वृद्ध किसान के पास है 14.98 या लगभग वही 15% हेक्टेयर भूमि, किसके पास, वृद्ध किसान के पास, ठीक है।
नेक्स्ट, राज्य में कृषि उत्पादन में अग्रिम जिला। तो राज्य में जो खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है उसमें कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक है, किसी विशेष प्रकार की फसल का। जैसे अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने में जो अग्रणी जिला है वो है मेरठ। कौन है? मेरठ। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना का उत्पादन मेरठ में। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं हरदोई। देखिए कई जगह हरदोई भी लिखा हुआ है, गोरखपुर भी लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट की साइट पे भी इससे रिलेटेड कोई डेटा है नहीं कि हरदोई है या गोरखपुर है। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है, हरदोई भी और गोरखपुर। वैसे तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो दोनों नाम नहीं आएंगे, गोरखपुर और हरदोई एक साथ। फिर भी यदि दोनों एक साथ आते हैं तो आपको हरदोई को टिक करना है, ठीक है। गेहूं कहाँ पे होता है? हरदोई और गोरखपुर, ध्यान रखना है। धान कहाँ पे होती है? धान होती है शाहजहाँपुर में। कहाँ पे? शाहजहाँपुर में। सरसों की बात करते हैं, सरसों होती है आगरा में। सरसों को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, सूखे में हो जाती है। कहाँ होती है? आगरा में। मक्का की बात करते हैं, मक्का बहराइच में होती है। आलू की बात करते हैं, आलू फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा है। बाजरा आगरा में, ज्वार बांदा में, अफीम बाराबंकी में, ठीक है। इसको गाजीपुर से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अफीम की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है, लेकिन अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बाराबंकी में होता है। मूंगफली की बात करता हूँ, वो है मैनपुरी। इसको याद कैसे करेंगे? गन्ना मेरठ, ठीक है। इसको रिवाइज करना है 2 से 3 बार, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। रिवाइज करते रहना है इसको, जितना रिवाइज करेंगे उतना ध्यान रहेगा। तो गन्ना मेरठ, गेहूं हरदोई या गोरखपुर, धान शाहजहाँपुर, सरसों है आगरा, मक्का बहराइच में होती है, आलू फर्रुखाबाद है, बाजरा आगरा, ज्वार बांदा, अफीम बाराबंकी और मूंगफली मैनपुरी, ठीक है। कुछ की ट्रिक है, जैसे बाजरा, बाजरा और आगरा सेम साउंड कर रहे हैं, बाजरा और आगरा। ज्वार बांदा यानी बंदा, बंदा को क्या हो जाता है? ज्वर हो जाता है ना, बुखार, तो ज्वर किसको होता है? बंदा को होता है, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अफीम बाराबंकी, यदि कोई अफीम बाराबंकी यानी बाहर जाके जो बंक करता है वो क्या करता है? वो अफीम फूंकता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। धान शाहजहाँपुर, यानी शाहजहाँ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? शाहजहाँ को चावल सबसे ज़्यादा पसंद थे, तो चावल या धान शाहजहाँपुर, ठीक है। इसके अलावा मक्का, जैसे कोई नहीं सुनता है तो कहते हैं ना कि सुन नहीं रहा, तो मक्का बहरा है क्या? तो मक्का बहराइच की। मक्का बहरा है क्या, यानी मैंने कहा बहरा है क्या, तो मक्का बहराइच। और आलू, आलू तो खाने में सबसे ज़्यादा आबाद है, तो आलू फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। एक तो ये ध्यान रखना है, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भारत में है कुल 15 जलवायु क्षेत्र, और 15 में से 3 जलवायु क्षेत्र हैं जिनके बीच में आता है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुल 3, जो पूरे भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनमें से 3 जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। कौन कौन से हैं वो है मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र तथा केंद्रीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र। ये 3 जलवायु केंद्र है पूरे भारत के जिनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। टोटल कितने हैं भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र? टोटल है 15। इन्हीं 3 क्षेत्रों को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे या मृदा जलवायु क्षेत्र पूछे, ठीक है, एक ही बात है। तो कुल कितने हैं? 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। जैसे इनके नाम की मैं अगर बात करूं तो भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। भाबर तराई क्षेत्र कौन सा है? ये जो ऊपर की बेल्ट है, जो उत्तराखंड से और नेपाल से जुड़े हुए जिले हैं, वो है भाबर और तराई का क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो मुरादाबाद मंडल के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र आगरा इटावा वाला क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र है लखनऊ कानपुर का क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र आप सभी जानते हैं, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, उन सभी का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो गोरखपुर और महराजगंज के पास का क्षेत्र है वो है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और नेक्स्ट है पूर्वी मैदान क्षेत्र। पूर्वी मैदान में आते हैं जो बलिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो बिहार से साइड से जुड़ा हुआ है, वो है पूर्वी मैदान क्षेत्र। और विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र में आ जाते हैं
मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि। आगे इसको हम कंप्लीट करेंगे अभी। जैसे पहला है हमारा भाबर और तराई क्षेत्र। भाबर और तराई क्षेत्र हिमालय की तलहटी वाले ज़िले ये भाबर और तराई क्षेत्र के तहत आते हैं, जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और श्रावस्ती। ये जो सभी ज़िले हैं ये उत्तराखंड के साथ सीमा कर रहे हैं। कुछ ज़िले कुछ ऐसे हैं जो किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा कर रहे हैं। और यहीं पे ही हिमालय की तलहटी, क्योंकि उत्तराखंड में हिमालय है और नेपाल में भी हिमालय है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे ही होता है भाबर और तराई क्षेत्र। ये आप सभी जानते हैं। यदि आपको ये नहीं पता है भाबर और तराई क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने जो इससे जो पहली क्लास थी मृदा वाली उसमें इनको अच्छे से कंप्लीट किया था, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए। अगर मैं इस भाबर और तराई क्षेत्र की बात करूं तो इसमें ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो इसी क्षेत्र में होती है, भाबर और तराई मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मेरठ मंडल के जो आसपास का क्षेत्र है वो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये सर्वाधिक सस्य गहनता का इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, सर्वाधिक सस्य गहनता वाला क्षेत्र है। सस्य गहनता मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है, किसी निश्चित भूमि पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है, जिसे घिन की बोलते हैं ना कि घिन की फसल हुई है इस बार, वही वाली, ठीक है। सर्वाधिक जो निश्चित क्षेत्र पे सर्वाधिक कृषि होती है उसको बोलते हैं सर्वाधिक सस्य गहनता। कहाँ पे होती है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, जो मेरठ मंडल के आसपास का क्षेत्र है इसके अंतर्गत जिले आते हैं, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा हो गया, बिजनौर वगैरह, ठीक है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, ये भी ध्यान रखना है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में ही सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। और ज़िले की बात करें तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, ज़िले में सबसे ज़्यादा मेरठ जिला है जिसमें गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी अगर आप ऊपर से उत्तर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बरेली और मुरादाबाद। कौन आते हैं इसमें, बरेली और मुरादाबाद जो मंडल का क्षेत्र है वो आता है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है मेंथा की खेती के लिए। किसके लिए, मेंथा की खेती के लिए। मेंथा किसको बोलते हैं, पुदीना या शिवाला को ही क्या बोल देते हैं, मेंथा बोल देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का मेंथा ऑयल उत्पादन में प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का जो पूरे भारत में मेंथा ऑयल उत्पादन होता है उसका उत्तर प्रदेश 80% उत्पादन करता है, और 80% मेंथा ऑयल उत्पादन के साथ जो उत्तर प्रदेश है उसका प्रथम स्थान है भारत में। सही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान। ये क्या है, ये है आगरा मंडल तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे आगरा, इटावा, मथुरा आदि, ठीक है। इसमें राई और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। जो राई और सरसों है वो सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है आगरा मंडल के आसपास के क्षेत्र में। और अगर ज़िले की बात करूँ तो आगरा ज़िले में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मध्य मैदानी क्षेत्र। मध्य मैदानी क्षेत्र में आते हैं कानपुर और लखनऊ मंडल का जो क्षेत्र है उसको बोल देते हैं मध्य मैदानी क्षेत्र। इसी में इसका एक ज़िला है वो है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है, ये हम पीछे कवर कर चुके हैं, ठीक है। कैसे याद किया था, आलू, आलू तो खाने में एकदम आबाद है, तो आलू फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है सर्वाधिक जो मक्का का क्षेत्रफल वाला जलवायु प्रदेश है वो है मध्य मैदानी क्षेत्र, यानी मध्य मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के पर मक्का बोई जाती है, किसमें, मध्य मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र, ये ध्यान रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने ज़िले आते हैं, कुल 7 ज़िले आते हैं। और अगर मैं बुंदेलखंड के 7 ज़िलों की बात करूं तो वो ज़िले होंगे झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। कौन कौन से होंगे, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये 7 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा जो दालों का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में वो होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये जो है ये दलहन फसल प्रधान कृषि जलवायु क्षेत्र है, कौन सा, बुंदेलखंड का क्षेत्र। और चना और मसूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसी क्षेत्र में, ठीक है। और कुल दालों की भी बात करूँ तो पूरी दलहन फसल का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है। और दालों में भी अगर अलग से बात करूँ तो चना और मसूर का। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये गोरखपुर मंडल का और जो गोंडा क्षेत्र है उसका तहत आता है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
भूजल से प्रचुर कृषि जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, भूजल से प्रचुर, यहाँ पे जो भूजल है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई अच्छी खासी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो धान है वो अच्छी खासी होती है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। और उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है सिद्धार्थनगर जिला, और सिद्धार्थनगर के जो काला नमक चावल है उसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसके किसके अंतर्गत आता है? ये है वाराणसी, फैजाबाद और आजमगढ़ मंडल तथा जो प्रयाग मंडल है उसका कुछ क्षेत्र जो है वो इसके तहत आता है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र के तहत, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये दियारा भूमि से ग्रसित क्षेत्र है, किससे? दियारा भूमि, ठीक है। अब ये दियारा भूमि किसको कहते हैं? दियारा भूमि उस भूमि को कहते हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, और ज़्यादातर जो बाढ़ आएगी वो क्षेत्र लगभग बाढ़ से डूबा ही रहता है, ठीक है। उसमें की जो भूमि है वो बाढ़ में ही पानी के अंदर ही समा जाती है, उस भूमि को बोलते हैं दियारा भूमि, जो पानी से हमेशा डूबी रहती है। अब क्योंकि यहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है तो यहाँ पे एक ही फसल अच्छी हो पाती है, जिसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है धान, ठीक है। तो सर्वाधिक धान उत्पादन क्षेत्र है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसके अलावा गन्ने को भी, ठीक है, पानी चाहिए तो गन्ना भी थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे हो जाता है, लेकिन धान का अच्छा उत्पादन होता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र, जो विंध्याचल की तरफ सबसे नीचे का क्षेत्र है वो है विंध्य क्षेत्र। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और सर्वाधिक शुष्क जलवायु क्षेत्र, ठीक है, सर्वाधिक शुष्क जलवायु क्षेत्र प्रदेश है ये कौन सा? विंध्य क्षेत्र। अब जिसमें अर्धशुष्क लिखा हुआ था ना, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, उसके तहत कौन आते थे? आगरा, इटावा, मथुरा आदि, वो नहीं है, सबसे ज़्यादा शुष्क है विंध्य क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं। हर कृषि जलवायु जो क्षेत्र है उसकी अपनी विशेषता है, ठीक है, उसको जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 80% क्षेत्रफल पे खाद्यान्न फसलें बोई जाती है, पहले तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। 80% क्षेत्र में क्या बोई जाती हैं? खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं, और जो 20% क्षेत्र है उसमें अन्य फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ठीक है। टोटल जो 6 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है, उनकी मृदा उर्वरता बेहतर है, उनकी सिंचाई व्यवस्था बेहतर है, तो इसलिए उनका जो प्रमुख फसल चक्र है वो है धान, गेहूँ, गन्ना, धान, गेहूँ, गन्ना, यानी एक चक्र चलता रहता है, पहले धान बोएगी, फिर गेहूँ, फिर गन्ना, धान, गेहूँ, गन्ना, इस तरीके से फसल चक्र क्या है वो हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क बुंदेलखंड और विंध्य, ये तीनों क्या है? ये शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है नहीं, तो उसके कारण यहाँ पे जो फसलें होंगी वो कौन सी होंगी? वो होंगी जिनको पानी की कम चाहिए। तो किस किस को पानी कम चाहिए? दलहन और तिलहन की खेती। तो दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में क्या होता है? कौन सी खेती होती है? वो होती है दलहन की और तिलहन की खेती होती है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है, जो कुल चावल क्षेत्रफल का 66% है, यानी केवल तीन टोटल 9 में से 3 जलवायु क्षेत्रों में ही जो कुल चावल है वो 66% एरिया पे बोया जाता है। नेक्स्ट है मक्का की सर्वाधिक खेती। अब ये ध्यान रखना है, मक्का की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? मध्य मैदानी क्षेत्र में। अब मध्य मैदानी क्षेत्र कौन सा था? लखनऊ और कानपुर मंडल वाला जो क्षेत्र था वो था मध्य मैदानी क्षेत्र। इसमें जो कुल उत्पादन है मक्का का उसका 30% उत्पादन होता है। ज्वार की बात करते हैं, ज्वार कहाँ होती है? वही होती है मध्य मैदानी में, ये मध्य मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो जो ज्वार उत्पादन है वो मध्य मैदानी में होती है और बुंदेलखंड के क्षेत्र में होती है। कहाँ पे? ज्वार, ठीक है, मध्य मैदानी और बुंदेलखंड में, इन दोनों में कुल मिला के ज्वार का 80% उत्पादन हो जाता है। और अगर मैं ज़िले की बात करूं तो ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो होती है, ठीक, याद कराई थी ना, ज्वार किसको चल जाता है? बंदे को, ठीक है। तो ज्वार होती है बांदा में। और मक्का की बात करी किसमें? बहराइच। मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ज़िले की अगर बात करता है तो बहराइच में, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करता है तो मध्य मैदानी क्षेत्र। समझ गए? नेक्स्ट है बाजरे की सर्वाधिक खेती दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में होती है, जहां 50% हिस्सेदारी है, यानी जितना उत्पादन, कुल उत्पादन पूरे एरिया में होता है उत्तर प्रदेश के, उसका 50% उत्पादन हो जाता है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में। अगर जिले की बात करूं तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? आगरा में।
रबी फसलों में गेहूं की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। गेहूं की उत्पादकता जो है वो पश्चिमी मैदानों में, किसमें, पश्चिमी मैदानों में, जो मेरठ मंडल के आसपास का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मैदान की, ये जलवायु प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर जिले की बात करता है तो गोरखपुर और हरदोई दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा आधारित कृषि है। ये आप सभी जानते हैं, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें भूजल जो स्तर है वो काफ़ी नीचे है। ठीक है, पानी की समस्या है और जो नदियों का सिंचाई तंत्र है वो भी अच्छा नहीं है वहाँ पे, तो थोड़ा शुष्क प्रदेश है और इसके आधार पे वहाँ पे जो कृषि की जाती है वो वर्षा पे आधारित होती है टोटली। अगर वर्षा होगी तो उसी के आधार पे कृषि होगी। ठीक है, राज्य में चना, मसूर और जो उड़द की दाल होती है वो प्रमुख दलहन फसलें हैं। ठीक है, प्रमुख दलहन फसलें कौन सी हैं, चना, मसूर और उड़द। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है, ये हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है और कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राई और सरसों की बात करते हैं। राई और सरसों का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में। और किसका होता था, बाजरा का भी यहीं होता है, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में। और अगर मैं जिले की बात करूं तो राई और सरसों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है आगरा जिले में। किसमें, आगरा जिले में। प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो भाबर और तराई का क्षेत्र और जो पश्चिमी मध्य क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है, और अगर मैं ज़िले की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक ज़िले में जो गन्ना उत्पादन होता है तो वो होता है मेरठ में। किसमें, मेरठ में। अरहर की बात करते हैं, अरहर दाल की बात करते हैं। अरहर उत्पादन में जो मध्य मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य मैदानी क्षेत्र है वो अग्रणी है। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र। विंध्य जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा शुष्क है, ये आप सभी जानते हैं। विंध्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा सूखा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र है, जबकि जो भाबर और तराई का रीजन है जहाँ पे हिमालय की तलहटी वाले ज़िले हैं वो सबसे आर्द्र है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पे नमी है और जो सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र है वो है विंध्या वाला। नेक्स्ट है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है या बल्ले वाला, ठीक है, द्यारा भूमि की विशिष्टता पाई जाती है जो बाढ़ प्रभावित होती है। बताया था द्यारा भूमि क्या होती है। द्यारा भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो साल में अधिकतर समय जल में ही डूबी रहती है। ठीक है, उसी भूमि को बोलते हैं द्यारा भूमि। कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और फसल चक्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रचलित फसल चक्र है वो है धान, गेहूँ, गन्ना। धान, गेहूँ, गन्ना, सबसे ज़्यादा यही चक्र चलता रहता है फसलों का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का फसल चक्र। जब से फसल चक्र ही हम पढ़ रहे हैं, अब जान लेते हैं फसल चक्र आखिर होता क्या है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए अलग अलग फसलों का क्रमबद्ध रूप से, कैसे, क्रमबद्ध रूप से लगाया जाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, किस लिए होता है, ये होता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। यदि हम एक ही फसल बार बार उगाए जाएंगे तो उससे क्या है, मिट्टी की उर्वरता भी खत्म हो जाती है और कीट पतंगों जो होते हैं, ठीक है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे, और तो उन पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि फसल चक्र को किसानों को अपनाया जाना चाहिए और जो फसलें हैं वो हर साल, ठीक है, हर मौसम में बदल बदल के लगानी चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण फसल चक्र अभी पढ़ा था कौन सा है, धान, गेहूँ, गन्ना। धान, गेहूँ, गन्ना। ठीक है, फायदे की बात करते हैं। फसल चक्र का फायदा क्या है, अभी बताया है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, अगर फसलें बदलती रहेंगी तो जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें वृद्धि होगी। कीट पतंग पे नियंत्रण पाया जा सकता है। किसी फसल में ऐसा होता है कीट ज़्यादा लगते हैं, अगर हम उसी फसल को बोए जाएंगे बार बार तो क्या होगा, उसमें कीटों की मात्रा और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अगर हम फसल को बदल देते हैं तो वो कीट वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और वापस दोबारा से उस फसल को लगाया जा सकता है। ठीक है, चक्र के रूप में। उत्पादन में इससे वृद्धि होती है, क्योंकि मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है तो फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। मुख्य फसलों की बात करूं जो फसल चक्र के तहत आती है वो गेहूं और गन्ना है। गेहूं जो है वो खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न फसल है, अनाज है एक, और जो गन्ना है वो एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल क्या होती है, वाणिज्यिक फसल उस फसल को कहा जाता है जो बेचने के लिए ही उगाई जाती है, जिनका उपभोग तो काफ़ी कम होता है, ना के बराबर होता है, केवल उनको बोया ही इसलिए जाता है बेचने के लिए। जैसे गेहूं है, गेहूं हम बोते हैं, गेहूं हो गया, चावल, बाजरा, मक्का, इन सभी को बोते हैं हम, आप घर में यूज़ भी करते हैं।
ठीक है, केवल बेचने के लिए थोड़ा ना बोते हैं, घर में यूज़ करने के लिए। लेकिन गन्ना ऐसा नहीं है, गन्ना को घर में ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकते। गन्ना जो बोया जाता है वो बोया ही बेचने के लिए जाता है। तो वे फसलें जो बेचने के लिए ही बोई जाती हैं उनको बोलते हैं वाणिज्यिक फसलें। तो गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है, नकदी फसल भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फसल चक्र की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र की बात करें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो है क्योंकि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो उसी पे आधारित यहाँ पे खेती होगी। तो धान, गेहूँ, सरसों, ठीक है, धान बोई जाएगी, उसके बाद गेहूँ और सरसों प्लस लगा हुआ है तो एक साथ बोई जाएगी। धान के बाद मसूर बो दी जाती है, और ज्वार, अरहर, गेहूँ, एक ये 3 फसल चक्र हैं किसके, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मेरठ मंडल के आसपास वाला क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है, मक्का, आलू, गन्ना, मक्का, आलू, गन्ना और मक्का, आलू, प्याज, ये चलता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड की बात करते हैं, ज्वार, चना, बुंदेलखंड में ज्वार और चना, इसके अलावा कोंदो और चना। फसल सघनता की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, पॉइंट। उत्तर प्रदेश में जो औसतन फसल सघनता है वो है 162%। ठीक है, अब ये क्या है फसल सघनता, एक समय पर एक ही खेत में जितनी फसलें उगाई जाती हैं उसी को फसल सघनता बोलते हैं। अगर एक समय पे एक ही फसल उगाई जा रही है इसका मतलब फसल सघनता है 100%। कितनी है, 100%। लेकिन यहाँ पे तो 162 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक समय पे एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे गेहूं के साथ क्या है, सरसों लगा देते हैं, बोते हैं नहीं बोते, गेहूं के साथ सरसों बो देते हैं, गेहूं जो भी बो देते हैं कभी कभी। ठीक है, ज्वार के साथ कुछ दालें होती हैं, मूंग वगैरह, वो भी बो देते हैं। ठीक है, इस तरीके की फसलें जो उगाई जाती हैं, तो एक से ज़्यादा फसलें होगी ना एक समय पे, तो 162% जो है वो फसल सघनता है उत्तर प्रदेश में। अब फसलों के प्रकार इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है, पूछा जाता है कब कटाई होती है, कब बुआई होती है और कौन सी फसल किस प्रकार के तहत आती है। ठीक है, तो फसलों के प्रकार की बात करें तो पहली है खरीफ, पहला टाइप है हमारा खरीफ की फसलें। अगर खरीफ की फसलों की बुआई की बात करूं तो इनकी बुआई मानसून के आगमन पे, जो मानसून आता है उसके आगमन पे कब आता है, मई से जून के बीच आता है। तो मई से जुलाई के बीच में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, और इनकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर तक कर ली जाती है। तो खरीफ फसलों की बुआई कब होगी ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खरीफ फसलों की बुआई होगी मई, जून, जुलाई, ठीक है, इन 3 महीनों के बीच में, और कटाई हो जाती है सितंबर और अक्टूबर या नवंबर तक भी पहुंच जाती है, नवंबर में लास्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये मानसून के आगमन पे बोई जाती है तो यानी ये इसमें वही फसलें बोई जाएंगी जो अधिक जल को सहन कर सकती है। ठीक है, तो अधिक जल की आवश्यकता होती है इन फसलों को, या तो ये कह लो इन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है और फिर बारिश होती है, बारिश में इनको जल मिल जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये फसलें हो ही इसलिए पाती हैं क्योंकि अधिक पानी होता है मानसून के तहत और इनको अधिक जल मिल जाता है, तो ये फसलें हो पाती हैं इस सीज़न में। तो खरीफ की फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, आप सभी जानते हैं मई, जून, जुलाई के महीने में, तो अधिक ताप की भी आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों को। कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, धान जो चावल है वो इसी समय बोया जाता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोंदो, टांगून, सनई जिसको जूट, पटसन भी बोल देते हैं, अरहर 4 महीने वाली, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना और तिल्ली। अब इनको कैसे ध्यान रखना है कि कौन सी फसलें खरीफ की है, आसान है, या तो आपको केवल ये याद रखना है कि कौन सी फसल की कटाई कब होती है, लगभग भी अगर अंदाज़ा है थोड़ा बहुत भी तो वहाँ से आप क्वेश्चन टिक कर देंगे। जैसे धान की बात करते हैं, धान की कटाई कब होती है, दिवाली के आसपास, दिवाली कब आती है, अक्टूबर नवंबर के बीच। ठीक है, अगर धान अक्टूबर नवंबर के बीच जाके कट रही हैं तो कौन सी फसलें कटती हैं अक्टूबर नवंबर में, खरीफ की फसलें कटती है। यानी धान बुई कब होगी, धान बुई होगी मई, ठीक है, मई या जून में। ऐसी मक्का की बात करते हैं, इन दिनों मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी चल रहे हैं, भैंसों के लिए चारा आता है, ज्वार वगैरह आती हैं। ठीक है, कब आती है ज्वार वगैरह, मानसून के महीने में, ये तो तीनों एक साथ ही बोई जाती है, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, आसान है। समा, कोंदो, सनई की बात करते हैं, जैसे जूट हो गया, इंपॉर्टेंट है, जूट से रस्सी बनाई जाती है। जूट कब होता है, जूट भी मानसून के तहत ही होता है, जूट को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अरहर भी, मूंगफली कब आती है, मूंगफली बाज़ार में आती है सर्दियों में, अगर सर्दियों में आ रही है यानी नवंबर दिसंबर में आ जाती है, तो नवंबर दिसंबर में वो टूट के, यानी जब उसकी खुदाई होती है, खुदाई के बाद आती है, यानी नवंबर में उसकी खुदाई होगी और नवंबर में यदि मूंगफली की खुदाई होगी है
तो कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसल है, यानी वो कब बोई गई होगी, वो जून या जुलाई में बोई गई होगी। सेम कपास के साथ है, कपास से हमें ऊन मिलती है, तो ऊन की फसल भी कब आती है बाज़ार में, ऊन कब आती है, ऊन आती है सर्दियों में। अगर सर्दियों में आती है नवंबर दिसंबर में, तो कौन सी है, टूटने के बाद ही तो आएगी, ठीक है, तो वो है खरीफ की फसल है। गन्ने की बात करते हैं, गन्ना भी बाजार में कब आता है, सर्दियों में आता है, तो गन्ना भी खरीफ की फसल है, ठीक है, रामदाना और तिल्ली आदि, ये ध्यान रखना है। मेन कौन सा है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा जूट, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, और मूंगफली, कपास, गन्ना, ये तो बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रबी की फसलें। अब रबी की फसलें क्या है, हम अक्टूबर नवंबर तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है, जून जुलाई से हमने स्टार्ट किया, जून जुलाई में फसलें बोई अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है, वो काट ली गई। अब अक्टूबर नवंबर से दोबारा फसलें बोएंगे, यहाँ से क्या है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर नवंबर से। तो ये जो सर्दियों में फसलें बोई जाती है उसको बोलते हैं रबी की फसलें। इनकी बुआई की बात करूँ तो शीत ऋतु की जो शुरुआत है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन महीनों में रबी की फसलें बोई जाती हैं। कटाई की बात करते हैं तो मार्च से अप्रैल तक। गेहूं बोया जाता है ना सर्दियों में, कब कटाई होती है उसकी, मार्च या अप्रैल में, होली के आसपास जो होती है गेहूं की कटाई होती है, तो कटाई मार्च या अप्रैल तक होती है रबी की फसलों की। अब क्योंकि सर्दियों में होती हैं ये फसलें, तो इनको कम जल की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि सर्दी में हो रही है तो ज़्यादा जल की आवश्यकता है नहीं, सर्दियों में जो नमी है वो मौसम में स्वतः ही होती है। और औसत ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों में जो ताप है वो भी कम होता है, तो औसत इन्हें ताप चाहिए, ज़्यादा ताप चाहिए नहीं। किसको, रबी की फसलों को, या कम ताप, ठीक है। मुख्य फसलें की बात करते हैं जो सर्दियों में बोई जाती है, जैसे गेहूँ। गेहूँ की कटाई कब होती है, गर्मियों में, होली के आसपास, यानी सर्दियों में बोया गया होगा, ठीक है, तो गेहूँ क्या है, रबी फसल है। इसके अलावा जो, गेहूँ और जो तो एक साथ ही होते हैं। चना हो गया। मटर कब आती है, मटर सर्दियों में आती है, ठीक है, जनवरी फरवरी के महीने में आती है, यानी नवंबर दिसंबर में बो दी जाती है। इसके अलावा मसूर हो गया। सरसों गेहूँ के साथ बोई जाती है, तो गेहूँ रबी है तो सरसों भी रबी है। एक अलसी हो गया, लाही, आलू सर्दियों में आता है, और तंबाकू आदि, ये सभी कैसी फसल है, ये ध्यान रखना है, फसलों के नाम ये सभी है रबी की फसलें। नेक्स्ट है जायद की फसलें। जितनी भी मोस्टली सब्जियां हैं, क्या हैं, जितनी भी सब्जियां हैं वो सब किस में आते हैं, जायद के तहत आते हैं। सब्जियां भी कौन सी, सब्जियां वे वाली जिनमें पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो वाली सब्जियां होती हैं जायद की फसलें के तहत आती हैं, ठीक है। 3-4 महीने की ये जो जायद की फसल हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 या 4 महीने का ही होता है जायद की फसलों का। बुआई की बात करते हैं मार्च अप्रैल में, ठीक है, मार्च में गेहूं की कटाई होगी, खेत दोबारा से जोते जाएंगे, और मार्च अप्रैल में ही जायद की फसल बो दी जाएगी। कटाई कब होती है, जून जुलाई में कटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जून जुलाई में खरीफ की फसल लगाई जाती है, धान लगाई जाती है, ठीक है, तो मार्च अप्रैल में बो देंगे और जून जुलाई में, तो कुल 3 या 4 महीने की ये टोटल फसल होती है। कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानसून तो है नहीं, ठीक है, उस समय मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो है पूरे भरपूर गर्मी वाले, इस समय लू भी चलती हैं, तो एक तो इन्हें बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत अधिक ताप सहन कर सकती है, या तो ये बोलो, या बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है किसको, जायद की फसलों को, क्योंकि इन दिनों में क्या है, लुएँ चलती हैं और सूखा पड़ जाता है, ठीक है, सूखा तो हो ही जाता है क्योंकि लुएँ चलती है, पानी की कमी हो जाती है, तो कम जल की आवश्यकता होती है इनको। सब्जियों को कम जल की आवश्यकता है, ठीक है, बोने के लिए, लेकिन इनकी जो सब्जियां हैं उनमें पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है अधिकतर। जैसे मुख्य फसल की बात करूं, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, इन सभी में क्या है, पानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सभी जायद की फसलें हैं। काशी फल हो गया, मूंग, चीना, लोबिया आदि, ये सभी जायद फसलें हैं। नेक्स्ट है नगदी या वाणिज्यिक फसलें। पूछ लिया जाता है नगदी या वाणिज्यिक फसलें किन्हें कह देते हैं, ये मैं वैसे बता चुका हूँ। वे फसलें जो बेचने के लिए ही उगाई जाती हैं उनको बोलते हैं नगदी फसलें या फिर वाणिज्यिक फसलें। अब मुख्य फसलें की बात करूँ, जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, आलू, तंबाकू, जूट या सब्जियां जो फल होते हैं, ये सभी क्या है, एक तरीके से नगदी फसलें, क्योंकि गन्ना हो गया, इतना गन्ने का कोई कंजम्पशन कर नहीं सकता, ठीक है। कपास हो गया, अगर किसी ने कपास बोई है तो वो ऊन का उतना यूज़ नहीं करेगा। तिलहन, तिल बो दिया। आलू, तंबाकू का सेवन नहीं करेगा ऑफ कोर्स। जूट हो गया, सब्जी और फलों, ठीक है, ये सभी क्या है, बेचने के लिए उगाई जाती है, तो ये सभी नगदी फसलें हैं।
तो भारत में कृषि के प्रमुख स्रोत के रूप में ये फसलें देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है, क्योंकि गन्ना से, कपास से विभिन्न उत्पाद इनसे बनाए जाते हैं। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल इन फसलों की खेती देश के विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी फसलों को स्टार्ट करते हैं कि कौन सी फसल कहाँ पे उगाई जाती है, कहाँ पे उसका प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, ठीक है। उसकी एमएसपी भी जानेंगे, उसका वैज्ञानिक नाम जानेंगे इसमें। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण फसल है गेहूँ। क्या है? गेहूँ। तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है, एक तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश में जितने भी अनाज उगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गेहूँ। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूँ तो वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, और राज्य के अधिकांश हिस्सों में उगाया जाता है। जैसे हमने बताया सबसे ज़्यादा उगाने वाली खाद्यान्न फसल है, लेकिन जो विशेषकर उगाया जाता है वो है गंगा नदी और जो घाघरा नदी का दोआब का क्षेत्र है। जो गंगा नदी और घाघरा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा उगाया जाता है गेहूँ। भारत में गेहूँ उत्पादन में जो अपना उत्तर प्रदेश है उसका देश में प्रथम स्थान है, केवल गेहूँ उत्पादन में ही नहीं, खाद्यान्न उत्पादन में भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो भारत में गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात करूं तो बताया था, दोनों नाम याद रखने हैं, गोरखपुर और हरदोई। अगर दोनों नाम वैसे तो आएंगे नहीं ऑप्शन में, अगर आते हैं तो आपको हरदोई टिक करना है, ठीक है। देश के कुल गेहूं क्षेत्रफल का, ठीक है, देश में कुल जितने भी क्षेत्रफल पे गेहूं बोया जाता है उसका 30.9% क्षेत्रफल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और जो कुल उत्पादन हो रहा है पूरे देश में गेहूं का, उसका 31.7 यानी लगभग वही है 30-31% उत्तर प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखना है। और गेहूं का जो एमएसपी है 2024-25 के लिए चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो नॉर्मल भी जरूर नहीं है, यूपी जीके के तहत ही, अगर नॉर्मल भी किसी एग्जाम में जीएस आती है तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो गेहूँ का जो एमएसपी है 2024-25 के तहत वो है 2275 रुपये प्रति क्विंटल, 2275 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना कैसी फसल है? गन्ना एक नकदी या वाणिज्यिक फसल है, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। तो गन्ना जो होता है वो कैसी, उसको मिट्टी के चाहिए, गन्ने को चाहिए चिकनी और दोमट मिट्टी, ठीक है। इसको तापमान कैसे चाहिए? क्योंकि गन्ना सर्दियों में होता है तो नॉर्मल तापमान चाहिए, 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है गन्ने को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, किसको? गन्ने को। गन्ने के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो सैक्रम ऑफिसिनारम इसका नाम है, सैक्रम ऑफिसिनारम किसका? गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है अपना गन्ना, और गन्ने उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है उसका कैसा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भी और गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ध्यान रखना है। और देश में जो कुल गन्ना है उसका 41% उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, लगभग आधा ही है, ठीक है। तो कुल 41% उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि गन्ने को पानी ज़्यादा चाहिए, तो जो तराई रीजन का क्षेत्र है उसमें और जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है उसमें गन्ना सर्वाधिक बोया जाता है। गन्ने में कुछ रोग होते हैं, जैसे लाल सड़न रोग, ठीक है, लाल नीचे से जब गन्ने जो निकलता है अंदर से वो लाल हो जाता है, और एक स्मट रोग, उस पर धब्बे हो जाते हैं काले काले, उसको बोलते हैं स्मट रोग। ये दोनों रोग हैं गन्ने के। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन की बात करूं तो वो होता है मेरठ जिले में, ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मेरठ जिले के अलावा प्रमुख उत्पादक जिले की बात करूं तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर और लखीमपुर, इन सभी में गन्ना अच्छा खासा होता है। गन्ना सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है वो 41% उसका उत्पादन होता है, इसीलिए शक्कर का प्याला किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गन्ने को, ठीक है। 1903 में अंग्रेजों द्वारा देवरिया जो जिला है उसके प्रतापपुर में देश की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो केवल यूपी जीके से रिलेटेड ही नहीं, ठीक है, जीएस से रिलेटेड भी है, ठीक है, ओवरऑल जो जीएस है उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए देश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी देवरिया जिले में, अंग्रेजों द्वारा की गई थी। देवरिया जिले में कहाँ? प्रतापपुर में की गई थी, और 1903
3 में की गई थी। ठीक है, अब कुछ संस्थान हैं गन्ना से रिलेटेड, जैसे लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये ध्यान रखना है। ठीक है, परिषद कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। लेकिन ये गन्ने की बात थी, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। अगर अनुसंधान परिषद की बात करते हैं गन्ने की, वो शाहजहांपुर में है। लेकिन अगर राष्ट्रीय शर्करा चीनी की बात करें, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, वो है कानपुर में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये चारों ही इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ये मैंने आपको जब अपना उद्योग वाला चैप्टर कराया था, ठीक है, वीडियो वो चैनल पे डली हुई है, उस पर आप इसको रेफ़र कर सकते हो, उद्योग वाले, उसमें काफ़ी अच्छे से इनको समझाया है। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे है? वो है कानपुर में। गन्ना का एफआरपी, ठीक है, एफआरपी क्या होता है? देखिए, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनके लिए होता है एमएसपी। क्या होता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं उनके लिए होता है एफआरपी। एफआरपी इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस। ठीक है, और एफआरपी जो है 2024-25 के लिए, वो गन्ने के लिए है 340 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, 25 रुपये की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो गन्ना का जो एफआरपी है 2024-25 के लिए, कई जगह एमएसपी भी लिखा सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो, ध्यान रखना है एफआरपी भी सेम ही चीज़ है, केवल ये वाणिज्यिक फसलों के लिए यूज़ किया जाता है एफआरपी। तो गन्ना का एफआरपी 2024-25 के लिए है 340 रुपये प्रति कुंटल। नेक्स्ट है धान या फिर चावल। उत्तर प्रदेश में धान कब है? एक तो ये ध्यान रखना है, ये खरीफ, ठीक है, खरीफ फसल है। कब बोया जाता है? मई जून में बोया जाता है धान या चावल। मुख्य रूप से तराई और मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पे पानी अधिक है वहाँ पे बोया जाता है। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, प्रथम पे नहीं है, दूसरे नंबर पे है। तो प्रथम पे कौन है? प्रथम पे है पश्चिम बंगाल, और काफ़ी समय से ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, उत्पादन में, लेकिन फिर भी हर साल सबसे नंबर 1 ही होता है धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सताइवा। ओरिजा से ही बना है राइस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओरिजा से ही राइस बना है, तो नाम है ओरिजा सताइवा। किसका नाम है? चावल का या धान का। शाहजहांपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है धान का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ज़िले से पूछता है कि ज़िले में होता है तो वो है शाहजहांपुर में। और ये मैं बता चुका हूँ कि जो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, सुगंधित चावल है, विशेष सुगंध है उसकी, उसके लिए प्रसिद्ध है सिद्धार्थनगर। ठीक है, काला नमक चावल के लिए, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। सही है। और वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 15.27 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का 11% था। ये डेटा याद रखना है कि देश के कुल उत्पादन का 11.72% जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। धान के एमएसपी की बात करूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2024-25 के लिए वो है 2300 रुपये। इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, एमएसपी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो धान के लिए एमएसपी कितना है? 2300 रुपये। गन्ने के लिए कितना था? 340 रुपये। और गेहूं के लिए था 2275 रुपये। ये हमेशा ध्यान रखना है, धान जो है वो महंगा होता है। सरसों की बात करते हैं आगे। सरसों जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। ठीक है, तिलहनी फसल क्या होती है? वे फसल जो तेल के लिए बोई जाती है उनको तिलहनी फसल बोलते हैं, क्योंकि सरसों से तेल निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल है तिलहनी, वो है सरसों। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस बना है कंप्रेशन से। ठीक है, कंप्रेस करना यानी दबाना। ठीक है, तो जो सरसों है उससे तेल कैसे निकाला जाता है? उसको दबा के तो निकाला जाता है, ठीक है, निचोड़ के एक तरीके से। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। राज्य के अधिकांश भागों में उगाया जाता है, लेकिन ये विशेषकर मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है सरसों। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है राजस्थान का। प्रथम स्थान है राजस्थान और चौथा स्थान है सरसों उत्पादन में किसका? उत्तर प्रदेश का।
और जो सरसों है वो अकेले भी बोई जाती है, और इसके अलावा ये गेहूं, मटर या जौ के साथ भी इसको बोया जाता है, जिससे भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ती है। ठीक है, एक बार में एक से ज़्यादा फसलें हो जाती हैं, तो इससे जो भूमि का उपयोग है उसकी दक्षता है वो बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में सरसों की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो वैरायटी है, जो किस्म है, वो नाम ध्यान रखना है, वो है राज विजय। राज विजय जो किस्म है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर मैं ज़िले की बात करूं कि कौन सा ज़िला है जिसमें सरसों सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो वो ज़िला है आगरा। कौन सा है? आगरा ज़िला है। राई पूछे या सरसों पूछे, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आगरा में होती है। नेक्स्ट है हमारा मक्का। उत्तर प्रदेश मक्का के उत्पादन में 5वें नंबर पे है। कौन से पे है? 5वें है। तो पहले में कौन है? पहले में है कर्नाटक। कौन है पहले में? कर्नाटक। बुआई की बात करते हैं, मई जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है, बताया मानसून में ही होता है मई जुलाई में, और अगस्त या अक्टूबर में काट ली जाती है मक्का। गेहूं और चावल के बाद यह तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सबसे ज़्यादा जो बोया जाता है खाद्यान्न फसलों में वो गेहूं है, दूसरे नंबर पे चावल है, और तीसरे नंबर पे है अपनी मक्का। औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मक्का से काफ़ी एक वाणिज्यिक फसल के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो बनाए जाते हैं मक्का से। ठीक है। मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मध्य मैदानी क्षेत्र कौन सा है? जो लखनऊ और कानपुर वाला क्षेत्र है। लेकिन अगर ज़िले की बात करता है तो सर्वाधिक अगर एक ज़िले में उत्पादन होता है तो वो है मक्का का बहराइच में। किसमें? बहराइच में। नेक्स्ट है हमारा बाजरा। क्या है? बाजरा शुष्क जलवायु चाहिए। बाजरा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होता है बाजरा। बुआई जो है इसकी वो मई या जुलाई में ही होती है, और कटाई सितंबर से दिसंबर के बीच हो जाती है बाजरे की। ठीक है, खरीफ की फसल है। राजस्थान नंबर 1 है इसमें, ये ध्यान रखना है। अगर राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान नंबर 1 है, और जो उत्तर प्रदेश है उसका स्थान है दूसरा। ठीक है, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के बाद दूसरा, पहले पे है राजस्थान। अगर मैं ज़िले की बात करूं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जिसमें बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो वो है आगरा। ठीक है, ये हम पहले स्लाइड पे कंप्लीट कर चुके हैं। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में बाजरा की सबसे अधिक खेती होती है। अगर मैं जलवायु क्षेत्र की बात करूं तो वह है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? आगरा इटावा वाला क्षेत्र ही दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है चना। चना क्या है? एक दलहन फसल है। तो कहाँ होगा? बुंदेलखंड में। ठीक है, चना एक दलहन फसल है जो कम उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, कम उपजाऊ मिट्टी में हो जाता है, कम वर्षा वाला क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगता है। इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। आप सभी जानते हैं फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसके लिए उसमें खाद भी डाला जाता है। तो जो चना होता है इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ावा देती है, जिससे जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ती है। राज्य के शुष्क और हल्के दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में जैसे बुंदेलखंड में चना उगाया जाता है। तो चना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में चना सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल है। अगर दलहन फसल में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सी दलहन फसल है जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा दालों में? तो वो है चना। और अगर जिला पूछे कि बताओ ये चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है बुंदेलखंड में, तो वो है अपना झांसी। झांसी में सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। कैसे याद रखोगे? झांसी की रानी ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। नेक्स्ट है हमारा अरहर। अरहर, अरहर की बात करते हैं। बुआई का समय, अरहर का बुआई का समय है जून या जुलाई। ठीक है, जून और जुलाई के बीच में बोया जाता है। यानी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, लेकिन इसकी जो कटाई है ये ध्यान रखना है। अरहर भी कई वैरायटी आती है, इसकी कटाई होती है मार्च या अप्रैल में। मार्च या अप्रैल में। उसकी तरह खरीफ फसल की तरह नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नहीं होगी इसकी कटाई। इसकी कटाई होती है सीधी मार्च या अप्रैल में। ठीक है, लगभग 7-8 महीने की ये टोटल फसल होती है अरहर की। ठीक है, इसीलिए अरहर के जो दाम है वो महंगे भी इसीलिए होते हैं। ठीक है, अरहर खरीफ ऋतु की एक दलहन फसल है, ये बता चुके हैं, क्योंकि जून जुलाई में बोई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन अरहर का कहाँ होता है? फतेहपुर में होता है। ठीक है, अरहर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? जिला उत्पादन। कैसे याद रखो? अरहर यानी हर हर। जैसे किसी चीज़ को फतेह करने से पहले, जीतने से पहले क्या कहते हैं? हर हर महादेव। तो हर हर यानी अरहर का उत्पादन फतेह करने के लिए होता है। ठीक है, फतेहपुर में सर्वाधिक उत्पादन है अरहर का। और कर्नाटक इसमें पहले नंबर पे है। अगर राज्य की बात करें तो कर्नाटक पहले नंबर पे है, और जो अपना उत्तर प्रदेश है वो है तीसरे नंबर पे। अरहर उत्पादन में तीसरे नंबर पे है
उत्तर प्रदेश। कर्नाटक है प्रथम नंबर पे। ठीक है, देखो ये सभी का रैंक आपको ध्यान नहीं रखनी है, अब तक ये एग्जाम में पूछी नहीं गई है। जो पूछी गई है वो केवल गन्ना की। ठीक है, गन्ने में कौन सी रैंक है उत्तर प्रदेश की, प्रथम है, आप सभी जानते हैं। गेहूँ की पूछी गई है, गेहूँ में प्रथम है। इसके अलावा धान में पूछी गई है, धान में प्रथम है। धान में प्रथम नहीं है, धान में प्रथम पश्चिम बंगाल है और जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेन ये तीन है, ये तीन ध्यान रखनी है। पानी न लगने वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है, यानी अरहर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है। पटसन की बात करते हैं, जूट की, इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं जूट से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जूट की खेती तराई क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको, और सरयू और घाघरा नदी के दोआब क्षेत्र में होती है जूट की खेती। जूट को क्या है, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए जो क्रांति थी वो थी गोल्डन फाइबर, ये ध्यान रखना है जूट के लिए। सही है। और प्रमुख जूट उत्पादक जिले की बात करूं तो बहराइच, महराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये सभी कौन से ज़िले हैं, हिमालय की तलहटी वाले ज़िले ही तो हैं ये सभी। ठीक है, तो उनमें पटसन जूट अच्छा खासा होता है। बुआई का समय की बात करता हूँ, जून जुलाई में, यानी खरीफ की फसल है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जा रही है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। पटसन ध्यान रखना है, खरीफ की फसल है। और देसी किस्म की जो जूट है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, और देसी किस्म की जूट से रस्सियाँ बनाई जाती हैं जूट की। नेक्स्ट है मूंगफली। ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है मूंगफली का, लेकिन थोड़ा बहुत उत्पादन मूंगफली का हो जाता है। मूंगफली को जो चाहिए शुष्क जलवायु क्षेत्र चाहिए। तो मूंगफली कब बोई जाती है, क्योंकि सर्दियों में आप सभी जानते हैं मार्केट में मूंगफली आती है सर्दियों में, यानी नवंबर दिसंबर का अभी महीना आने वाला है उसमें आएगी। इसका मतलब है उससे पहले बोई गई है जून जुलाई में। यानी कैसी फसल है, मूंगफली एक खरीफ ऋतु की फसल है। खुदाई का समय की बात करें, इसकी खुदाई जो हो जाती है नवंबर दिसंबर में। उपयुक्त मिट्टी कैसी है, बलुई मिट्टी, यानी थोड़ी सी रेतीली मिट्टी चाहिए किसको, मूंगफली के लिए। सर्वाधिक उत्पादन वाले अगर ज़िले की मैं बात करूं तो मैनपुरी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मूंगफली का। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, वो है बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और मध्य मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, मध्य मैदानी क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी खेती अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट है कपास। कपास कैसे, आप सभी जानते हैं मार्केट में कपास यानी ऊन कब आती है, सर्दियों में आती है, यानी अप्रैल जून या जुलाई में ये बोई गई होगी। तो कैसी फसल हुई, खरीफ फसल है, बात कर चुके हैं। ठीक है, खरीफ फसल के बारे में। बुआई का समय अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों के बीच में ही ये बोई जाती है कपास की फसल। कैसी मिट्टी चाहिए कपास के लिए, ये ध्यान रखना है, काली मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए कपास के लिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में, गंगा यमुना दोआब में तो कम होती है, कुछ ही किस्म हैं जो कपास की हो पाती है, बल्कि जो रुहेलखंड और बुंदेलखंड का क्षेत्र है इनमें अच्छी कृषि हो जाती है कपास की। कपास को सफ़ेद सोना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसकी खेती मूंग, बरसीम, मेथी आदि के साथ मिश्रित फसल के रूप में की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूरी ऐसा नहीं है कि कपास ही बोई जाती है, इसको मिक्स रूप में बोया जाता है 2 फसलों 3 फसलों के एक साथ, जैसे मूंग के साथ, बरसी के साथ या मेथी के साथ। चुनाई का समय कब है, यानी सर्दियों से जस्ट पहले इसकी चुनाई कर ली जाती है। चुनाई मतलब जो फूल होते हैं जिसमें कपास होती है, ऊन होती है, उनको तोड़ लिया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। नेक्स्ट है अफीम। अफीम की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन का सबसे बड़ा अगर ज़िले की बात करूं तो जो बाराबंकी ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। ये याद भी कराया था, अफीम यानी बाराबंकी, यानी बार बार बंक मारना, बार बार जो बंक मारते हैं वो क्या करते हैं, वो अफीम फूकते हैं। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बाराबंकी में, लेकिन गाजीपुर में भी इसकी खेती की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा खेती बाराबंकी में है, थोड़ी बहुत गाजीपुर में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। अफीम का जो फैक्ट्री है राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, वो एक ही फैक्ट्री है, और वो भी कहाँ पे है, वो है गाजीपुर में। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंबाकू की बात करते हैं। कैसी फसल है तंबाकू, रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है तो कब बोया जाएगा, सर्दियों में बोया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश में तंबाकू का जो उत्पादन है उसमें 5वें नंबर पे है। ठीक है, कौन से नंबर पे, 5वें। पहले नंबर पे कौन है, ये ध्यान रखना है, पहले नंबर पे है गुजरात। तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है और गुजरात का
प्रथम स्थान है। और जो उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं तंबाकू से रिलेटेड जहाँ पे अच्छा उत्पादन होता है वो है फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज और गोंडा। फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज और गोंडा। ठीक है। सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिले, ठीक है, ये बता चुका हूँ पहले भी। जैसे गेहूँ कहाँ होता है, गोरखपुर और हरदोई में। ठीक है, गोरखपुर और हरदोई। चावल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन शाहजहाँपुर में है, गन्ना मेरठ में है, चना झांसी में, मक्का बहराइच में है। ठीक है, ये सभी हम कवर कर चुके हैं। बाजरा कहाँ होता है, आगरा में होता है। ज्वार बांदा में होती है। अरहर फतेहपुर में होता है, बताया था ना, हर हर महादेव फतेह कर लेते हैं फिर हर हर महादेव करके, तो अरहर फतेहपुर। मूंगफली मैनपुरी में होती है। ठीक है, अलसी महोबा में और जो एटा में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हम अपनी इस क्लास का एंड करते हैं। जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।